हेलो प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता अर्थात तत्वों के जो आवर्ती गुणधर्म होते हैं इस क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए एक प्रमुख आवर्ती गुणधर्म आयनन एंथैल्पी के बारे में अध्ययन करते हैं। आज जानेंगे हम लोग कि आयनन एंथैल्पी, जिसे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है, क्या होता है ये आयनन एंथैल्पी, या किसी आवर्त और वर्ग में किस प्रकार से इसका मान परिवर्तित होता है। तो दरअसल अगर आयनन एंथैल्पी की बात की जाए तो कहा जाता है किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहा जाता है। मतलब अब जैसा कि हम जानते हैं परमाणु के बीच में धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों तरफ विभिन्न कोशों में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर माइनस और नाभिक पर प्लस चार्ज होता है। धनावेशित नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, आकर्षण बल द्वारा बांधे रखता है। तो अगर किसी परमाणु के बाहरी कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे ही वास्तव में आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया, किसी तत्व के विलग मतलब अलग थलग, वो आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे से वह परमाणु जुड़ा नहीं होना चाहिए। अन्यथा जब ऊर्जा देंगे तो बंध को तोड़ने में ऊर्जा खर्च होगी, तब इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा खर्च होगी, तो टोटल ऊर्जा आप बता देंगे इतनी लगी, वो गलत होगा। तो इसलिए कहा जाता है किसी तत्व के विलग मतलब आइसोलेटेड, किसी से बॉन्डेड ना हो, और गैसीय परमाणु वो गैसीय रूप में रहना चाहिए, क्योंकि अगर ठोस रूप में है तो एनर्जी देंगे तो पहले द्रव बनेगा, फिर एनर्जी देंगे तब गैस बनेगा, फिर एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसलिए वो पहले से ही गैसीय रूप में रहना चाहिए। तो परिभाषा क्लियर कर लीजिए पुनः, किसी तत्व के विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब सपोज करिए किसी परमाणु में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो जो ऊर्जा लगी तो उसे तो हमने बोल दिया आयनन एंथैल्पी, या कह सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात वह परमाणु धनायन में बदल चुका है, +1 चार्ज आ जाएगा। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और अगर निकालना चाहें तो पुनः कुछ और ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कह देंगे। क्लियर। इसी प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात अब एक तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हैं तो पुनः कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसे थर्ड आयनन एंथैल्पी या थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कह देंगे। क्लियर हो गया। अब यह गौर किया गया है, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की तुलना में ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों? या इसी क्रम में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की तुलना में ज्यादा होता है। इनका कारण अगर हम देखें तो दरअसल में इसके पीछे जो असली वजह है क्या, कि जब किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो वह कैटायन यानी धनायन में बदल जाता है। मतलब अब जो शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। इसको कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है, जिसके कारण कैटायन में से धनायन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की तुलना में ज्यादा होता है, और इसी क्रम में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान थोड़ा और ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रायः किलो जूल प्रति मोल मतलब Kj इंटू मोल इनवर्स में व्यक्त किया जाता है। कहीं कहीं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में भी व्यक्त कर दिया जाता है। अर्थात
यह आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट, इकाई यानी उसका मात्रक है। अब चलिए हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम आवर्त और वर्ग में किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी के आवर्त और वर्ग में परिवर्तन के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट में एक सूत्र याद रख सकते हैं। क्या? आयनन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणु त्रिज्या, यानी कि आयनन एंथैल्पी का मान परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब परमाणु त्रिज्या का मान यदि कम होगा तो आयनन विभव का मान या आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा, और यदि परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होगा, परमाणु आकार का मान अधिक होगा, तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। ये जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो चलिए अब हम देखते हैं आवर्त में किस प्रकार से आयनन एंथैल्पी का मान परिवर्तित होता है। तो जैसा कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, क्या? किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आयनन एंथैल्पी का मान आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान घट रहा है, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी का मान आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। दरअसल जैसे जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर आगे बढ़ते हैं, तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। एक तो परमाणु त्रिज्या का मान घट रहा है, दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है और कोश में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता जाता है, जिसके कारण उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। मतलब इसी को कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो किसी आवर्त में हम बाईं ओर से दाईं ओर चलें तो आयनन विभव का मान या आयनन एंथैल्पी का मान क्रमशः बढ़ता है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन अपवाद हैं, उनकी बात अभी हम करेंगे। पहले वर्ग में देख लेते हैं इसका मान कैसे परिवर्तित होता है। अब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन विभव का मान या आयनन एंथैल्पी का मान क्रमशः घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता है। क्लियर हो गया? चलिए अब जो आवर्त में कुछ अपवाद हैं, यानी कि आयनन विभव का मान क्रमशः जो बढ़ना चाहिए उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, तो उन अपवादों को, उन एक्सेप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। दरअसल में जो सेकंड वर्ग के तत्व हैं वे और 15वें वर्ग के तत्व हैं, वे इस आयनन विभव के जो बढ़ने के क्रम में है व्यवधान उत्पन्न करते हैं, यानी ये अपवाद हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो बेरिलियम के आयनन विभव का मान बोरॉन की तुलना में अधिक होता है, जबकि बेरिलियम की तुलना में बोरॉन का आयनन विभव ज्यादा होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, इसकी बात करेंगे भी हम लोग। इसी तरह से नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन के आयनन विभव का मान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन के आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। ऐसा क्यों? तो आइए इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लें। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम तुलना करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2, 2s2 और 2p3, 2 2 4 और 3 7। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वितरण अगर हम दर्शाएं तो ये ऑर्बिटल का आरेख हो गया। पहला कोश, दूसरा कोश, s उपकोश और ये है p उपकोश। पहले कोश के s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोश के s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हुंड नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले एकल भरेंगे। क्लियर है? ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर जो इसका होता है 8, परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2
2p4। ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉनों के वितरण को अगर दर्शाएं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये p सबशेल है, ये s सबशेल है, ये पहला कोश और ये दूसरा कोश। क्लियर है? अब जैसा कि हुंड नियम में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है क्या, कि ऐसे तत्व जिनके सभी उपकोश या ऑर्बिटल या तो पूर्ण भरे हों या अर्धपूर्ण भरे होते हैं, वे अधिक स्थायी होते हैं। तो ऐसी दिशा में अगर हम देखें तो यहां पर p उपकोश के जो 3 p ऑर्बिटल उनमें सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो यानी p सबशेल में या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 6 का आधा 3 यानी सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये अर्धपूर्ण भरा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन का विन्यास अधिक स्थायी है। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में भाई। अब ऑक्सीजन में जरा देखें तो ऑक्सीजन में यहां पर p सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6 पूर्ण भरे होने पर, या आधा अगर भरा है तो 3 होने चाहिए। तो ऐसी दशा में 4 रहने पर न तो ये पूरा भरा है और न ही आधा भरा है, मतलब ये कम स्थायी है। कम स्थायी का मतलब, अब हर कोई स्थायी होना चाहता है, तो अगर ऊर्जा दी जाए नाइट्रोजन के एटम को तो चूंकि ये स्थायी है तो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, यानी अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन ऑक्सीजन चूंकि कम स्थायी है, ये ऑलरेडी अपना एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करना चाहता है, निकाल देना चाहता है, जिससे ये स्थायी में बदल जाए, तो यहां इसकी भी जरूरत है, अतः कम ऊर्जा देने पर ही यह अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, यानी इसका आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो क्लियर हो गया? तो इस तरह से इन अपवादों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि यही एक्सेप्शंस एग्जामिनेशन में पुट अप होते हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसी क्रम में हम लोग एक और महत्वपूर्ण आवर्ती गुणधर्म इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में जानकारी करते हैं। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, मतलब जब किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। इसे भी प्रायः किलोजूल प्रति मोल अथवा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में व्यक्त किया जाता है। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रॉन लब्धि के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बंधुता टर्म इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है क्या, किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। एक परंपरागत परिपाटी है, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन बंधुता को धनात्मक चिन्ह से ही प्राय प्रदर्शित किया जाता है। यह ऊष्मागत की चिन्ह परिपाटी के विपरीत है, जिसमें मुक्त ऊर्जा को माइनस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्जा संबंधित गणनाएं करने में इलेक्ट्रॉन बंधुता के चिन्ह के संबंध में यह तथ्य ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता बराबर होता है माइनस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। दरअसल में दोनों का आंकिक मान लगभग बराबर होता है, केवल चिन्ह का अंतर होता है। क्लियर हो गया? अब चलिए हम बात करते हैं कि किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे को चलने पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान परिवर्तित होता है। तो इसके लिए भी कहा जाता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणु त्रिज्या। इसका मान भी परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होगा, और परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होगा।
क्लियर है? अब इस लिहाज से हम आसानी से समझ सकते हैं क्या, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है। और यह क्रम पहले वर्ग से लेकर 17वें वर्ग तक लागू होगा। क्लियर? अब इसी प्रकार किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की अगर हम बात करें, तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्रमशः घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता है। मैंने आपको वहां ऑलरेडी कहा था कि एक ही सादे सब सदे, परमाणु त्रिज्या को साथ लीजिए, बाकी सभी आवर्ती गुण लगभग उसके अपोजिट रहेंगे। क्लियर है? अब लेकिन इस नियमित क्रम में भी कुछ अपवाद हैं। इसमें 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उसमें अपवाद देखने को मिलता है। दरअसल में जैसा कि भी बात हुई कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्रमशः घटता है। मतलब फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होता है। अब फ्लोरीन यानी F की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम क्यों होता है, जबकि होना चाहिए अधिक? तो कम क्यों होता है उस पर अगर हम गौर करें तो दरअसल में कहा जाता है कि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या असल में बहुत छोटी होती है, और उस छोटी सी त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण फ्लोरीन परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन योग का विरोध करता है। मतलब फ्लोरीन परमाणु में अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वह उसका अपोज करता है, उसका विरोध करता है, उसको लेना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऊर्जा कम मुक्त होगी, क्योंकि कहा जाएगा अगर सामान्य उसकी इच्छा कम है, इसलिए अगर उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऊर्जा कम देगा। इस कारण से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन की तुलना में कम होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए आवर्ती गुण के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और महत्वपूर्ण आवर्ती गुणधर्म विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। तो कहा जाता है अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में अगर देखें तो इस तरह से इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, साझा होता है। ये क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इस तरह शेयरिंग करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, यानी स्थायी हो जाता है ये भी, और क्लोरीन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, मतलब ये भी स्थायी हो जाता है। किंतु जब बंध बनाने के बाद क्लोरीन की जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है, क्योंकि ये ऋण विद्युती है, सामान्य भाषा में कहे तो ये बेईमान नेचर का है, इसकी नियत में खोटा जाता है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना चाहता है। मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म में क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाया करता है। तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि क्लोरीन की टेंडेंसी, प्रवृत्ति क्या है कि साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की है। इसी प्रवृत्ति को ही विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। मतलब अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे ही विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। अब विद्युत ऋणात्मकता का मान किस प्रकार से आवर्त और वर्ग में परिवर्तित होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये भी वही परमाणु त्रिज्या के आधार पर ध्यान रख सकते हैं। क्या विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वो परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, तीनों का मान परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब परमाणु त्रिज्या का ट्रेंड अगर आपको मालूम है कि किस तरह से आवर्त और वर्ग में परिवर्तित होता है तो इन तीनों का ट्रेंड अपने आप याद रहेगा, बिना रटे, बिना कंफ्यूजन के। इसलिए मैंने कहा था एक ही साधे सब सद है। क्लियर? तो अब जैसा कि आप जानते हैं आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है
तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का मान किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है। यह ट्रेंड भी 17वें वर्ग तक लागू होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 18वें वर्ग के तत्व उत्कृष्ट गैस तत्व हैं, वो तो स्थायी हैं, वो इलेक्ट्रॉन न लेना चाहते हैं न देना चाहते हैं, न उनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है न इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। तो इसलिए 17वें वर्ग तक ही ये ट्रेंड याद रखेंगे। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता है। तो इस हिसाब से देखें तो आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, तो मतलब 17वें वर्ग के जो हैलोजन तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों की तुलना में अधिक होता है, और उनमें भी फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है। पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है। क्लियर? और सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता। एक तरह से कहा जाए तो फ्लोरीन सबसे अधिक बेईमान नेचर का है, यानी साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी, सबसे ज्यादा प्रवृत्ति फ्लोरीन में होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को बखूबी विभिन्न प्रकार के आवर्ती गुण और उनकी आवर्तिता, यानी आवर्त में और वर्ग में किस प्रकार मान परिवर्तित होता है, ये क्लियर हो गया होगा। इनको आप बखूबी ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में और कंपटीशन में निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन पुटअप होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करिए।